सपना बड़ा है तो डर कैसा, रास्ता कठिन है तो रुकना कैसा। आज मेहनत है कल पहचान होगी, तेरी जीत की भी एक कहानी होगी। किताबें खुली तो सवाल हजार, कभी लगा मुश्किल ये संसार, कभी नंबर कम कभी मन उदास, फिर तूने छोड़ी नहीं आस। जो आज समझ नहीं आ रहा कल वही तेरा हथियार बनेगा, जो आज तुझे मुश्किल लगता है कल वही तेरा आत्मविश्वास बनेगा। गलती हुई कोई बात नहीं, गिर गए तो हार नहीं, जो गिर कर फिर से खड़ा हो जाए उससे बड़ी को जीत नहीं। तू कर सकता है बस खुद पर विश्वास रख, तू कर सकता है सीखते चल बढ़ते चल, अपने सपनों के संग चल। अकाउंटिंग गुरु एकेडमी के साथ अपनी मंजिल की ओर चल। मुश्किलों से डर कर कभी राह मत बदलना, गिर जाओ तो उठना मगर हिम्मत मत बदलना। वक्त चाहे कितना भी इम्तिहान ले तेरा, बस अपने सपनों के लिए मेहनत करते रहना। जय जय श्री महाकाल। मैं विपुल मिश्रा एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अकाउंटिंग गुरु एकेडमी में। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे, यही मेरा आशीर्वाद है। तो चलिए फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, टीजीटी इकोनॉमिक्स। तो अगर हम अपने फर्स्ट लेक्चर की बात करें तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, एक बार जल्दी से क्विक रिवाइज कर लेते हैं। और अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए। और फिर उसके बाद बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, तो बाबू डिस्क्रिप्शन को आप चेक करो, वहाँ पे आपको अकाउंट की भी प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स की भी प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आपको बिजनेस की भी प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्लास की अगर मैं बात करूं, यानी अपने पहले लेक्चर की बात करूं, तो वहाँ पे मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बताया। साथ ही साथ ये जो आपका पोर्शन है, इस पोर्शन को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये वही पोर्शन है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस क्या करते हैं, कौन कौन से चैप्टर आप लोग पूछते हो ना कि कौन कौन से चैप्टर सर हम लोगों को पढ़ने हैं। तो ये वो चैप्टर्स हैं जो कि आप लोगों को पढ़ने हैं, जिसमें आपका डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यूटिलिटी, प्रोडक्शन, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ट्रेड साइकिल, पॉपुलेशन थ्योरी, नेशनल इनकम, जीडीपी। लेकिन इनके अलावा अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक आपका स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको अभी इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की आपकी डेफिनीशन, और ये डेफिनीशन एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, इन लोगों ने कब कब अपनी डेफिनीशन को दिया है, इसके बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में ही पूरा का पूरा चर्चा किए थे। हमने एडम स्मिथ के बारे में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था, मार्शल के बारे में समझाया था, और आज हम लोग बात करेंगे अपने रॉबिन्स की डेफिनेशन को लेकर समझेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अपने रॉबिन्स के बारे में। जल्दी से एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलिए, तो रॉबिन्स के बारे में बात अगर हम करते हैं तो आप देखिए रॉबिन्स का कॉन्सेप्ट क्या था, रॉबिन्स ने क्या कहा था। सबसे पहले ये समझो कि रॉबिन्स ने किसको क्रिटिसाइज किया। रॉबिन्स ने क्रिटिसाइज किया मार्शल या स्मिथ, सर मार्शल को। ठीक है, रॉबिन्स ने किसको क्रिटिसाइज किया, आपके मार्शल को। मार्शल ने किसको क्रिटिसाइज किया, स्मिथ को। ठीक है, चलो, तो आप ये देखो कि जो रॉबिन्स की डेफिनेशन है, इन्होंने कब दिया था। रॉबिन्स ने अपनी डेफिनेशन 1932 में प्रोवाइड किया।
ठीक है, इन्होंने अपनी डेफिनेशन कब दिया? 1932 में इन्होंने क्या कहते हैं अपनी डेफिनेशन को, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को बताया। तो अच्छा, इन्होंने डेफिनेशन क्या दिया? इन्होंने कहा कि असीमित आवश्यकताओं और वैकल्पिक उपयोग वाले दुर्लभ संसाधनों के बीच संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन है। यानी जो आपका अर्थशास्त्र है, ये बेसिकली बात करता किस पे है? ये बेसिकली बात करता है चार चीजों पे। ये बेसिकली कितनी चीजों पे बात करता है? चार चीजों पे बात करता है। नंबर वन, ये बात करता है आपका अनलिमिटेड वांट्स पर। यानी रॉबिन्स के अनुसार जो इकोनॉमिक्स की स्टडी है, वो इकोनॉमिक्स की स्टडी बेसिकली हमारे चार फैक्टर पे वर्क करती है। अनलिमिटेड वांट्स, दूसरा स्केयर स्केयर्स मीन्स या स्केयर रिसोर्सेस, ठीक है। तीसरा है हमारा अल्टरनेटिव यूसेस। तीसरा हमारा क्या है? अल्टरनेटिव यूसेस। और लास्ट है हमारा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यानी ये जो हमारे अल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं, इनको हमें चूज भी तो करना है कि हम किसके थ्रू जाना चाहते हैं या अपने इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कहाँ करना चाहते हैं। ठीक है, अपने रिसोर्सेज का हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप लोगों के पास 1000 रुपए है। आप लोगों के पास कितने रुपए हैं? 1000 रुपए हैं। अब आपके सामने मैं चार ऑप्शन यहाँ पे प्रिडिक्ट करता हूँ। नंबर वन, कि आप जाके इकोनॉमिक्स की एक बुक बाय कर लीजिए। इकोनॉमिक्स एक क्या कर लीजिए? बुक बाय कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ जाके आप एक मूवी देख लीजिए। आप तीसरा ऑप्शन, जाके मोबाइल रिचार्ज कर लीजिए। मोबाइल क्या कर लीजिए? रिचार्ज कर लीजिए। या फिर ऑप्शन 4, आप कुछ पैसे क्या कर लीजिए? सेव कर लीजिए। ठीक है, कुछ पैसे क्या कर लीजिए? सेव कर लीजिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन चारों तरीकों, ये जो चारों ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन कौन सा आप ऑप्शन पिक करना चाहेंगे या कौन कौन से ऑप्शन के साथ आप जाना चाहेंगे? अगर आपने इकोनॉमिक्स की बुक खरीद ली, अगर आप अच्छी किताब खरीदते हैं तो 800-900 रुपए की बढ़िया किताब आ जाती है। मूवी भी देखने जाते हैं तो आजकल की जो मूवी है वो 300-350 रुपए पर पर्सन चलती है। 2 लोग गए, 300 रुपए के हिसाब से 600 रुपया चला जाएगा। मोबाइल रिचार्ज कोई भी 399 या 299 से कम नहीं आ रहा है। सेव करने पे आप चले गए। ठीक है, तो अब अगर आप यहां से देखो, इन चारों ऑप्शन में ये चारों पॉइंट यहां पे एनालाइज किए गए हैं। पहला क्या है? अनलिमिटेड बॉन्ड्स। यानी हमारे पास अनलिमिटेड बॉन्ड्स हैं। हमारे पास विकल्प क्या है? मल्टीपल है। हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास जो वांट्स है हमारी, वो क्या है? अनलिमिटेड है। दूसरा, कि हमारे पास ये जो रिसोर्सेज है ना, ये बड़े लिमिटेड हैं। ये रिसोर्सेज हमारे क्या हैं? बहुत क्या है? लिमिटेड हैं। और हम इन लिमिटेड रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। इन रिसोर्सेज का हम लोग क्या कर सकते हैं? अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। और अगर हम अल्टरनेटिव यूज करने पे जा रहे हैं तो सीधी सी बात है, कौन से रिसोर्सेस को हम अपनी कौन सी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ये बातें हमारे रॉबिन्स ने बताई हैं। ये चीजें रॉबिन्स ने बताई थी 1932 में। कब बताया था? 1932 में बताया था। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहां पर कुछ और पॉइंट्स आप देख लो। रॉबिन्स को आधुनिक अर्थशास्त्र के प्रमुख अर्थशास्त्रियों माना जाता है। मतलब इनको मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो डेफिनेशन है वो परफेक्ट डेफिनेशन मानी जाती है। इनकी डेफिनेशन को क्या माना जाता है? परफेक्ट डेफिनेशन माना जाता है। आगे देखो, 1932 में रॉबिन्स ने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, इस बात को याद रख लीजिएगा। इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी और इस बुक का नाम क्या था आपका? द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक्स साइंस। और इसी बुक में इन्होंने अपनी डेफिनेशन को क्या किया है? एक्सप्लेन किया है। बात क्लियर हो गई। आगे लिखा क्या है?
यह अर्थशास्त्र की सबसे वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक परिभाषा मानी जाती है। यही कॉन्सेप्ट, यही बात है कि इनको इस डेफिनेशन को मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इनकी डेफिनेशन को क्या कहा जाता है? आपका मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इतनी सारी बातें समझ में आ गई रॉबिन्स के बारे में। अब हम इनकी डेफिनेशन को वन बाय वन, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इनकी डेफिनेशन का जो फेसेस है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। पहला क्या है कि ह्यूमंस की जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। ह्यूमन की जो वांट्स होती हैं वो क्या होती हैं? अनलिमिटेड होती हैं। जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं? रिसोर्सेज होते हैं, वो हमारे लिमिटेड होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं इनका हम अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं, यानी जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। भाई 1000 रुपए मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था? 1000 रुपए। अब उस 1000 रुपए से आप अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। मूवी भी देख सकते हो, रिचार्ज भी कर सकते हो, बुक भी खरीद सकते हो, रेस्टोरेंट में भी जा सकते हो, बचा भी सकते हो। तो यानी आपके अल्टरनेटिव यूसेस हैं। और लास्ट क्या है कि जो अगर अल्टरनेटिव यूसेस आ रहे हैं तो चॉइस की प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। हम कौन सा किस वे में जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, या जो चीज़ें मेरे लिए नेसेसरी हैं, जो चीज़ें मेरे लिए क्या हैं? नेसेसरी हैं, उसी को हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहेंगे कि हम उन्हें कैसे चूज करें। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये फीचर्स ऑफ रॉबिन्स समझ में आ गया आपको। अब इनकी प्रॉब्लम में भी कुछ ना कुछ इनकी डेफिनेशन में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इनकी डेफिनेशन में भी कुछ ना कुछ क्या है? प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम? क्या है क्रिटिसिज्म? आइए हम इस पे बात करते हैं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म क्या है कि इनकी जो डेफिनेशन है वो प्रेजेंट डे प्रॉब्लम को इग्नोर कर देती है। प्रेजेंट डे प्रॉब्लम को क्या कर देती है? इग्नोर कर देती है। कैसे? देखिए, अगर हम अपने आज प्रेजेंट डे की बात करें तो इस समय कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आप सोसाइटी में देखते हो? कौन कौन सी प्रॉब्लम है? जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें पॉवर्टी की, ठीक है, गरीबी। दूसरा हम बात करें अपनी अनएम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट होना कितना ज़्यादा तकलीफ देता है। साथ ही साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट देखिए दोनों है एक ही, दोनों क्या है? एक ही। जैसे जैसे ग्रोथ होता जाता है वैसे वैसे डेवलपमेंट होता जाता है। पहले हम 10,000 रुपये कमाते थे, फिर 20,000 कमाने लगे, फिर 50,000 कमाने लगे, फिर 1 लाख कमाने लगे, तो ऑटोमेटिक हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट में पॉजिटिव रिलेशन चलता है, ठीक है। तो रॉबिन्स ने इन बातों को इग्नोर कर दिया। रॉबिन्स ने इन बातों को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। अगर कोई गरीब है तो उसके लिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, उसके लिए रिसोर्सेज, उसके लिए अनलिमिटेड वांट्स, उसके लिए क्या कहते हैं आपका लिमिटेड रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव यूसेस का कोई मतलब नहीं है। भाई पैसा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पैसे नहीं है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस तो आएगी नहीं, जो मिल जाएगा वही कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इनकम्प्लीट है इनकी डेफिनेशन। इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि इन्होंने 1930 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, ग्रेट डिप्रेशन आप इसे इंटरनेट पे पढ़ना। ग्रेट डिप्रेशन में हुआ क्या था कि पूरे देश की इकोनॉमी, इंडिया की बात नहीं करूं, इंडिया के साथ साथ अन्य कंट्री की भी जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई थी। पूरी तरीके से क्या हो गई थी? कोलैप्स हो गई थी, जिसे आप ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। और ये ग्रेट डिप्रेशन आया कब था? 1930 में आया था। तो डिप्रेशन के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। साथ ही साथ मटेरियल वेलफेयर एंट्री इनडायरेक्टली, क्या मतलब है इसका? अब इसको जरा ध्यान से समझो। देखिए, रॉबिन्स ने कहा कि जो ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, एक आदमी रिसोर्सेस को यूज क्यों करता है? अगर मैं आपसे पूछूं, एक आदमी, एक ह्यूमन बीइंग रिसोर्सेस क्यों यूज करता है? आप कहोगे कि सर अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, हाँ या ना? तो अगर वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब वो ऑटोमेटिक वेलफेयर, मतलब अपना अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर ले रहा है कि नहीं कर ले रहा है?
हाँ या ना? हाँ सर। तो यानी कहने का मतलब ये है, जो मार्शल ने कहा था, मार्शल ने क्या कहा था कि इकोनॉमिक्स की जो हम स्टडी करेंगे वो वेलफेयर के लिए करेंगे। तो रॉबिन्स की डेफिनेशन वेलफेयर को इग्नोर नहीं कर पा रही है। रॉबिन्स की डेफिनेशन वेलफेयर को क्या नहीं कर पा रही है? इग्नोर नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि जैसे ही कोई भी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेस को कंज्यूम करेगा, वो ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो जाएगा। और जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उसका वेलफेयर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? यस और नो? यानी वेलफेयर इनडायरेक्टली ह्यूमन के पास आएगा कि नहीं आएगा रिसोर्सेस को कंज्यूम करने के बाद? बताइए, रिसोर्सेज को कंज्यूम करने के बाद वेलफेयर ऑटोमेटिक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सर। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया ये। फिर कहता है डू नॉट कवर माइक्रो इकोनॉमिक्स फुल्ली। डू नॉट कवर माइक्रो इकोनॉमिक्स फुल्ली। अब देखो, माइक्रो, मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक की जो थ्योरी होती है या जो ब्रांचेस होते हैं वो दो पॉइंट में क्लासिफाई होते हैं। एक होता है आपका माइक्रो और एक होता है आपका मैक्रो। ठीक है, आओ इसको थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि ये माइक्रो वाला कहाँ गया, कहाँ गया। एक मिनट लीजिए, आ गया। तो माइक्रो और मैक्रो देखो, माइक्रो MICRO, यहां पर आई का मतलब इंडिविजुअल से है। यहां पे आई का मतलब किससे है? आपके इंडिविजुअल से है। और ये मैक्रो, यहां पर ए का मतलब है एग्रीगेटेड से है। ठीक है, यहां पे किसका मतलब? ए का मतलब है एग्रीगेटेड। अगर मैं किसी एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूं तो मैं माइक्रो लेवल की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं सारे स्टूडेंट की बात कर रहा हूं तो मैं माइक्रो लेवल पे बात कर रहा हूं। ठीक है, यानी एक इंडिविजुअल फर्म, एक यूनिट, एक एक कंट्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइक्रो। और अगर मैं पूरे कंट्री की बात कर रहा हूं, पूरे प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, पूरे जीडीपी की बात कर रहा हूं, तो हो जाएगा आपका क्या? माइक्रो। तो रॉबिन्स ने माइक्रो लेबल यानी एग्रीगेटेड लेबल, एग्रीगेटेड लेबल को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। क्योंकि उसने रॉबिन्स ने सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे ही बात की है। किस लेवल पे बात की है? इंडिविजुअल लेवल पे ही इन्होंने बात कर रखी है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में कुछ देर बाद चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं हम। ओके, फिर कहता है प्रेजेंट इकोनॉमिक्स एज अ प्योर साइंस। आज का जो समय है, अगर हम आज के समय की बात करें तो आज जो भी देश है, जो भी कंट्री है, वो किस पे चलती है? सोच के जवाब दीजिएगा। किस पे चलती है? लॉ पे चलती है। किस पे चलती है? लॉ पे चलती है। यानी लॉ डिसाइड करेगा कि क्या करना है, रिसोर्सेस को कैसे यूटिलाइज्ड करना है। हम अपने स्वार्थ के लिए पूरे के पूरे रिसोर्सेस को इकट्ठा यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो इकोनॉमी है वो लॉ पे चलती है। यही कारण है कि रॉबिन्स ने तो बता दिया कि आप किसी तरीके से यूटिलाइज करो, अपना सेटिस्फेक्शन ले लीजिए, लेकिन आज लॉ है। आज क्या है? आपका लॉ है। तो इकोनॉमिक्स एज अ प्योर साइंस, इकोनॉमिक्स क्या है? आपका प्योर साइंस है। बिकॉज फोकस ऑन इकोनॉमिक लॉ ओनली थ्रू इकोनॉमिस्ट एज अ टूल यूजेस, नॉट जस्ट अ टूल मेकर। यानी हम क्या करेंगे? लॉ बनाएंगे और लॉ के अनुसार अपनी इकोनॉमी को क्या करेंगे? रन करेंगे। जिसमें आपने देखा भी था कि अगर हम कैटेगरी की बात करें तो इकोनॉमी की 3 कैटेगरी होती है। एक होती है कैपिटल इकोनॉमी, एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, और एक होती है हमारी क्या? सोशल इकोनॉमी। पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं, बताएंगे अभी आपको कुछ देर बाद आगे। फिर उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? निग्लेक्ट द सोशल एस्पेक्ट। अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि इस लॉ के अनुसार आपको अपना क्या कहते हैं, रिसोर्सेज को आपको यूटिलाइज करना रहता है। तो हमें सोशल एस्पेक्ट को देखना है। यानी हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि जिसके पास पैसा है वही वही कर पाएगा, नहीं, हमें सबका ख्याल रखना है। हमें क्या करना है? सबका ख्याल रखना है। ठीक है, डू नॉट सटिस्फेंटली इम्प्रेस दैट इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि हमको समाज को लेकर चलना है। हमको क्या करना है? समाज को लेकर चलना है। ठीक, तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है स्कैर्सिटी
डेफिनेशन के एक बार फटाफट देख लीजिए। कहता है मटेरियल वेलफेयर इंटर इनडायरेक्टली, इग्नोर प्रेजेंट डे प्रॉब्लम, इनकम्प्लीट है, डू नॉट कवर द माइक्रो इकोनॉमी फुल्ली, प्रेजेंट इकोनॉमी एज अ प्योर साइंस, और फिर उसके बाद निगलेक्ट एज अ सोशल इफेक्ट या एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे मार्शल और रॉबिन्स के डेफिनेशन को लेकर। तो देखो मार्शल की जो डेफिनेशन है या जो रॉबिन्स की डेफिनेशन है, फटाफट अब इनके डिफरेंस को समझते हैं। मार्शल ने जो डेफिनेशन बताई वो क्लासीफाई कर दिया। मार्शल की डेफिनेशन क्या थी? क्लासीफाई थी। और इनकी जो डेफिनेशन है वो एनालिटिकल है। इनकी डेफिनेशन क्या है? एनालिटिकल है। स्कोप ऑफ ह्यूमन स्टडी, मार्शल ने इकोनॉमिक्स को क्या कहा? सोशल साइंस। और रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स को क्या कहा? ह्यूमन साइंस। ठीक है, मार्शल ने इकोनॉमिक्स को क्या कहा? सोशल साइंस। और रॉबिन्स ने क्या कहा? ह्यूमन साइंस। अप्रोच की बात करते हैं। इन्होंने कहा नॉर्मेटिव। अभी नॉर्मेटिव और पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं कुछ देर में। ठीक है, मार्शल ने इकोनॉमिक्स को क्या कहा कि इकोनॉमी जो है हमारी, जो इकोनॉमिक्स है हमारी, वो नॉर्मेटिव नेचर की है। क्या होना चाहिए? ठीक है, नॉर्मेटिव नेचर की है। और रॉबिन्स ने कहा पॉजिटिव इकोनॉमी है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। यानी क्या है? क्या है? आओ अब इसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये नॉर्मेटिव और पॉजिटिव है क्या। तो देखो नॉर्मेटिव का मतलब सीधा सीधा ऐसे समझो, क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए। और पॉजिटिव का मतलब क्या है? क्या है। तो ये जो पॉजिटिव के बारे में है ये किसने कहा? रॉबिन्स ने कहा। और नॉर्मेटिव किसने कहा? आपका मार्शल ने कहा। ठीक है, किसने कहा? आपका मार्शल ने कहा। पॉइंट क्लियर हो गया? ये पॉइंट समझ में आ गया? आगे देखिए इसमें क्या लिखा है। चलिए, तो नॉर्मेटिव किसने कहा आपका? नॉर्मेटिव किसने कहा आपका? मार्शल ने। और रॉबिन्स ने क्या कहा आपका? पॉजिटिव। उसके बाद वैल्यू जजमेंट। देखिए, मूल निर्णय से जुड़ा, मूल निर्णय से स्वतंत्र, न्यूट्रल एंड नॉन न्यूट्रल। ध्यान से सुनिए, ह्यूमन वैल्यू को, ह्यूमन वैल्यू को मार्शल ने क्या कहा कि हम अपनी इकोनॉमिक्स में वैल्यू देंगे। ठीक है, ह्यूमन वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे। और रॉबिन्स ने कहा कि हम रिसोर्स को, यानी जो पैसा है उस पर बात करेंगे। यानी ह्यूमन वैल्यू की बातें मार्शल कर रहे हैं और रिसोर्सेस के अमाउंट की जो बातें हैं वो आपके कौन कर रहे हैं? रॉबिन्स कर रहे हैं। फिर उसके बाद स्कोप, इनका जो स्कोप है वो नैरो है यानी छोटा है, और इनका जो स्कोप है वो बड़ा है, क्योंकि बड़े में इन लोगों ने कितनी बातों को कंसीडर किया? रॉबिन्स ने कितनी बातों को कंसीडर किया? इन 4 बातों को कंसीडर किया, जिसमें अनलिमिटेड वांट्स, स्केयर रिसोर्सेस, अल्टरनेटिव यूसेस एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस थी। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। तो मार्शल और रॉबिन्स के जो डेफिनेशन है इसका डिफरेंस आप सबको समझ में आ गया। यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट भी लिखा है, इस पॉइंट को याद कर लीजिए। मार्शल ने वेलफेयर के बारे में बात किया, नॉर्मेटिव के बारे में बात किया। रॉबिन्स ने स्कैरिसिटी, पॉजिटिव और चॉइस के बारे में बात किया। कई बार एमसीक्यू में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि नॉर्मेटिव डेफिनेशन किसने दिया है, पॉजिटिव डेफिनेशन किसने दिया है। ठीक है, ओके सर, नेक्स्ट है हमारा कि रॉबिन्स को डेफिनेशन को सुपियर क्यों कहा गया, सुपियोरिटी क्यों दी गई? इसलिए दिया गया कि जो रॉबिन्स की डेफिनेशन है, पहली बात तो आप ये जानो कि उनकी डेफिनेशन का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, क्योंकि ये मटेरियल और नॉन मटेरियल दोनों चीजों पर बात करते हैं। मटेरियल वांट्स एंड नॉन मटेरियल वांट्स दोनों पे बात करते हैं। साथ ही साथ चुनाव का विज्ञान, यानी इन्होंने अल्टरनेटिव यूसेस के बारे में भी बताया कि एक पर्सन के पास ये राइट है कि वो ये सामान ना खरीद के दूसरा सामान भी खरीद सकता है। यानी चॉइस की जो प्रॉब्लम है, चॉइस का जो ऑप्शन है, आपके रॉबिन्स ने बताया। हमारे जो लिमिटेड
रिसोर्सेस होते हैं, हमारे जो क्या होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ द चॉइस, विद द हेल्प ऑफ क्या, चॉइस। और जहां पे हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है हम वहीं पे जाते हैं, जहां मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा हम वही चूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने पॉजिटिव साइंस के बारे में बताया कि इन्होंने फैक्ट के बारे में बताया, इन्होंने डाटा को कंसीडर करके बताया, इन्होंने ये नहीं बताया कि क्या होना चाहिए, इन्होंने बताया क्या है, क्या है, नॉर्मेट पॉजिटिव, इन्होंने क्या बताया, पॉजिटिव। ठीक है, साथ ही साथ इनकी जो डेफिनेशन है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है, इनकी जो डेफिनेशन क्या है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, अनप्लान्ड इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी, हर जगह पे इनकी जो डेफिनेशन है वो एक्सेप्टेबल है, इनकी डेफिनेशन जो क्या है, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, और साथ ही साथ आपका वैज्ञानिक परिभाषा, यानी मोर साइंस एंड मोर एनालिसिस, मोर साइंटिफिक मोर एनालिसिस। ठीक है, चलो समझ में आ गया। तो इनकी डेफिनेशन को इसी वजह से सुपीरियर कहा गया है, इनकी डेफिनेशन को क्या किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, चलो अब कुछ ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में हम बात करते हैं। इकोनॉमिक्स के 5 ट्रेडिशनल अप्रोच हैं। इकोनॉमिक्स से कितने ट्रेडिशनल अप्रोच हैं, 5 ट्रेडिशनल अप्रोच हैं, जिनमें सबसे पहला अप्रोच होता है आपका कंजम्पशन, दूसरा है आपका प्रोडक्शन, तीसरा है आपका एक्सचेंज, चौथा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन और लास्ट है आपका पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, पहला है आपका कंजम्पशन, दूसरा है प्रोडक्शन, तीसरा है एक्सचेंज, चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन और पांचवा है आपका पब्लिक फाइनेंस। कंजम्पशन क्या होता है, कंजम्पशन आप और हम जान रहे हैं, कंजम्पशन का मतलब जो चीजें हम लोग कंज्यूम करते हैं अपने क्या कहते हैं, वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी वांट्स को क्या करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो हो गया हमारा कंजम्पशन। प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन का मतलब ये होता है, अब देखो कंजम्पशन का रिलेशन किसके साथ है, कंजम्पशन का रिलेशन आपके कस्टमर के साथ है। ठीक है, कंजम्पशन का रिलेशन किसके साथ है, कस्टमर का। प्रोडक्शन का रिलेशन किसके साथ है, प्रोड्यूसर के साथ है। ठीक है, एक्सचेंज इन दोनों का, यानी कस्टमर प्लस प्रोड्यूसर, कस्टमर प्लस क्या आपका, प्रोड्यूसर। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद आपका क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में वेट करेंगे, अभी पहले इनको समझते हैं। तो कंजम्पशन तो आपको समझ में आ गया, सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स थ्रू द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन क्या है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस फॉर द कंजम्पशन। फिर क्या है, एक्सचेंज, हाउ गुड्स आर एक्सचेंज बिटवीन पार्टी, प्राइस डिटर्मिनेशन इन द मार्केट, यानी जिस पर हम मार्केट में उस गुड्स को बेचना चाह रहे हैं। ठीक है, जिस पे हम उस गुड्स को मार्केट में क्या करना चाह रहे हैं, बेचने के लिए रेडी हो गए, एक्सचेंज। फिर उसके बाद कहता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट एमंग लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन। एक बात बताइए, आपकी जो रिसोर्सेस हैं वो क्या है, लिमिटेड ही तो हैं। तो अब इन लिमिटेड रिसोर्सेस का आप यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, लैंड के थ्रू, लेबर के थ्रू, कैपिटल के थ्रू, ऑर्गेनाइज्ड वे में, अनऑर्गेनाइज्ड वे में, इसी को कहेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास पैसा है, वो पैसे से आप जमीन खरीदोगे, गाड़ी खरीदोगे, घर बनवाओगे, पढ़ाई करोगे या क्या करोगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन यानी अपने रिसोर्सेस को आप मल्टीपल प्लेस पे क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। और लास्ट क्या है आपका, पब्लिक फाइनेंस, स्टडी द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, एक गवर्नमेंट कहां से इनकम को जनरेट करेगी और कहां कहां पे एक्सपेंस करेगी, वो बताएगा आपका क्या, पब्लिक फाइनेंस, वो बताएगा आपका क्या, पब्लिक फाइनेंस। तो ये पांचों ट्रेडिशनल ब्रांचेस आपको समझ में आ गए। एक बार मेरे साथ बोलिए, पहला क्या है, कंजम्पशन, दूसरा क्या है, प्रोडक्शन, तीसरा क्या है, एक्सचेंज, चौथा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन और लास्ट क्या है आपका, पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मॉडर्न अप्रोच, जिसे आप कहेंगे माइक्रो एंड मैक्रो। अभी अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया। अच्छा, माइक्रो शब्द आया कहां से है, ग्रीक वर्ड से आया है। ये शब्द भी कहां से आया है आपका, ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है,
तो माइक्रो का मतलब क्या होता है आपका? स्मॉल स्टडी बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी, और ये क्या है? लार्ज स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज होल एंड लार्ज एग्रीगेटेड। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, इंडिविजुअल कस्टमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल मार्केट। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो नेशनल इनकम, ठीक है। अब नेशनल इनकम तो किसी एक व्यक्ति की है नहीं, पूरे नेशन, अब पूरे नेशन में जितने भी आपके पर्सन होंगे सबकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नेशनल इनकम नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट, फिर टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल कंजम्पशन, फिर टोटल इन्वेस्टमेंट, फिर उसके बाद आपका जर्नल प्राइस लेबल, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज देखो, जो माइक्रो है इसे प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। माइक्रो वाले को क्या कहा जाता है आपका? प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? क्या कहा जाता है आपका? प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। अब मैंने आपको बताया कि माइक्रो को प्राइस थ्योरी कहा जाता है, तो मैक्रो को क्या कहा जाता है ये आप लिख लीजिए। मैक्रो को कहा जाता है आपका थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या कहा जाता है आपका? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जैसे यहां से भी कई बार क्वेश्चन आता है कि थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट किस ब्रांच का पार्ट है, प्राइस थ्योरी किस ब्रांच का पार्ट है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव अभी मैंने आपको बता ही दिया कि पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, क्या है, नॉर्मेटिव का मतलब है क्या होना चाहिए, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब यहां पे देखिए कुछ डेफिनेशन है। कहता है आपका स्कैरिसिटी, चॉइस, एलोकेशन और पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो स्कैरिसिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया, चॉइस के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, स्कैरिसिटी बता दिया, चॉइस बता दिया, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस बता दिया यानी संसाधनों का बंटवारा, कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, हम उन लिमिटेड रिसोर्सेस का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। अब बारी है हमारी पीपीसी को समझने की, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को समझने की, ठीक है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को अगर मुझे समझना है तो हमें सबसे पहले कुछ बातों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हमें सबसे पहले कुछ बातों को क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा, या हम बात करेंगे कुछ अजम्पशंस को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आपने इन अजम्पशंस को फॉलो किया तो इसका मतलब आप पीपीसी को समझ रहे हो, और अगर आपने इन अजम्पशन को इग्नोर कर दिया तो पीपीसी भूल जाइए कि आपको समझ में आएगा। नंबर 1 अजम्पशन क्या है कि इस पीपीसी में हम सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोडक्ट के बारे में ही बात करेंगे, ना तो 2 से ज्यादा ना तो 2 से कम, ना तो 2 से ज्यादा ना तो क्या 2 से कम। यानी पहली अजम्पशन यही है हमारी कि सर हम जो भी एनालाइज करेंगे वो 2 प्रोडक्ट का करेंगे। दूसरी बड़ी बात कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली क्या है? यूटिलाइज्ड हैं, इससे ज्यादा हम उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी हम अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। हम अपने रिसोर्सेज का क्या कर रहे हैं? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट, द सप्लाई ऑफ फैक्टर इज अ फिक्स्ड, यानी जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जो सप्लाई आ रही है वो भी फुल्ली है, इससे ना कम आ सकती है ना इससे ज्यादा, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम पीरियड इज अ शॉर्ट, यानी जो हम स्टडी करेंगे वो लॉन्ग पीरियड में नहीं करेंगे बल्कि हम किस में करेंगे? शॉर्ट पीरियड में करेंगे। और साथ ही साथ जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो एडवांस लेवल पे कर रहे हैं। तो ये 5 अजम्पशंस अगर आपने समझ लिया तो फिर इन 5 अजम्पशन के बेसिस पे ही आप पीपीसी को समझेंगे। 5 पॉइंट क्या है एक बार फिर से सुन लीजिए, क्योंकि इन पॉइंट में से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नंबर 1 कि आपका जो गुड्स है वो कितने कैटेगरी का होना चाहिए? 2 कैटेगरी। नंबर 2 कि रिसोर्सेस क्या होने चाहिए? फुल्ली यूटिलाइज होने चाहिए। सप्लाई जो होगी रिसोर्सेस की वो इफेक्टिव होगी, फुल्ली होगी, फिक्स्ड होगी, कोई चेंज आप उसमें नहीं करेंगे। साथ ही साथ शॉर्ट पीरियड में हम पीपीसी की पढ़ाई कर रहे हैं, पीपीसी की स्टडी कर रहे हैं। और लास्ट क्या है कि हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी हमारी क्या है? एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई भी चेंजेस किसी तरीके से हम नहीं कर सकते,
ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहां पर देखिए, तो नंबर वन कि हम नंबर वन क्या था कि टू गुड्स, तो देखो पहला क्या है आपका गुड्स एक्स और दूसरा क्या है आपका गुड्स वाई, यानी यहां पे आपको दो गुड्स दिख गए, गुड्स एक्स और गुड्स वाई। गुड्स एक्स को हमने कैपिटल गुड्स लिया है, गुड्स वाई को हमने आपका कंज्यूम गुड्स लिया है, कंज्यूमर गुड्स लिया है। पॉइंट क्लियर। अब नंबर वन कॉम्बिनेशन देखिए, जब हम गुड्स एक्स को बनाते हैं, जब गुड्स एक्स को हम नहीं बनाते हैं, जब गुड्स एक्स को हम क्या करते हैं नहीं बनाते, तो कंज्यूमर गुड्स यानी गुड्स वाई 15 यूनिट तक हम बना लेते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या है गुड्स वाई, ये क्या है हमारा गुड्स एक्स। ठीक है, ये है हमारा एक्स और ये है हमारा क्या वाई। तो अगर हमने गुड्स एक्स 0 बनाया तो गुड्स वाई कितना बना रहे हैं हम सर 15 बना रहे हैं। कितना बना रहे हैं 15 बना रहे हैं। यहीं पे आएगा ना, यहीं पे आएगा, यस और नो, यस और नो, यस सर। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने गुड्स एक्स की एक यूनिट बनाया, देखो रिसोर्सेस तो लिमिटेड है, तो अगर हम गुड्स एक्स का एक यूनिट बनाते हैं यानी हम थोड़ा सा यहां बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा गुड्स वाई डिक्रीज होगा कि नहीं डिक्रीज होगा, बताओ यस और नो। फिर अगर हम फिर से x की यूनिट बढ़ाएंगे तो y की यूनिट रिड्यूस होगी कि नहीं रिड्यूस होगी, बिल्कुल रिड्यूस होगी। जैसे जैसे हम एक गुड्स की यूनिट को इंक्रीज करेंगे दूसरी गुड्स की यूनिट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। यस और नो सर, बताइए यस और नो, यस सर। तो यानी जैसे जैसे एक गुड्स की यूनिट क्या हो रही है हमारी इंक्रीज हो रही है। भाई 2 से किस पे गए 1 पे गए, फिर 2 से 3 पे गए, 3 से 4 पे गए, 4 से 5 पे गए, यानी +1 +1 +1 +1 चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है। अब यहां पे देखो, यहां पे हम 15 से 14 पे गए यानी माइनस, फिर माइनस, 12 से 9 फिर माइनस, फिर माइनस, यानी एक का बढ़ना दूसरे का घटना। ये एक्सप्लेन कौन करता है आपका पीपीसी करता है, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व करता है। पॉइंट क्लियर हो गया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व करता है। अब यहां पर एक चीज देखिए, ठीक है, अगर हम ये जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ठीक है, देखो अगर यहां पे क्वेश्चंस आते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट यहां पे है और एक पॉइंट यहां पे है, यानी ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी और ये हो गया हमारा पॉइंट सी। ठीक है, यानी अगर पीपीसी के अंदर पॉइंट है तो वो क्या है, पीपीसी कर्व के बाहर अगर पॉइंट है तो वो क्या है, और अगर पीपीसी पर पॉइंट है तो वो क्या है। यानी यहां पे आपको 3 सिचुएशन के बारे में याद रखना है। कितनी सिचुएशन के बारे में याद रखना है, 3 सिचुएशन के बारे में याद रखना है कि पीपीसी लाइन पे अगर पॉइंट है तो क्या सिचुएशन हो सकती है, पीपीसी लाइन के अंदर अगर कर्व के अंदर है तो वो क्या सिचुएशन होगी, और अगर पीपीसी बाहर है, पीपीसी लाइन के बाहर अगर पॉइंट है तो वो क्या सिचुएशन होगी। ध्यान से देखिएगा, तो अगर पीपीसी पर है, ठीक है, अगर क्या है पीपीसी पे अगर पॉइंट है तो इसका क्या मतलब है कि आपका जो रिसोर्सेज है वो फुल्ली यूटिलाइज्ड हो रहा है। ठीक है, आपका रिसोर्सेज जो क्या हो रहा है वो फुल्ली यूटिलाइज्ड हो रहा है और अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पर प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, यानी ये जो आपका पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए का मतलब है कि आपका जो प्रोडक्शन है वो फुल्ली क्या हो रहा है मैक्सिमाइज पोजीशन पे चल रहा है। ठीक है, यानी रिसोर्सेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो रहा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें अपने क्या कहते हैं रेड पॉइंट यानी पॉइंट सी की बात करें तो इसका मतलब है कि आपका जो रिसोर्सेस है वो अनयूटिलाइज्ड है, यानी रिसोर्सेस का फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। यानी अगर हम पॉइंट सी की बात करें तो यहां पर रिसोर्सेस का फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। पॉइंट इतना समझ में आ गया। अब एक लास्ट पॉइंट कि सर एक बात बताओ, मान लो पॉइंट बी पर अगर हम हैं तो पॉइंट बी का मतलब क्या है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप क्या करेंगे, आपकी जो टेक्नोलॉजी है आज के समय में, ध्यान से सुनिएगा, आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो ना वो ओल्ड टेक्नोलॉजी पे चल रहे हो। जैसे
अभी आप लोगों के फोन में कौन सा नेटवर्क आता है, 5G या 4G? सर 5G, ठीक है 5G आ रहा है, बट आप 4G यूज कर रहे हो, बट आप क्या कर रहे हो, 4G यूज कर रहे हो। तो ये कौन सा पॉइंट बताएगा, पॉइंट इनसाइड वाला या आउटसाइड वाला, इनसाइड वाला या आउटसाइड वाला, जरा सोच के बताना। सर इनसाइड वाला, है ना। अगर आप 4G यूज कर रहे हो तो आप इनसाइड यूज कर रहे हो, है ना। अब अगर पॉइंट बाहर है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो हाई है। जैसे एग्जांपल से समझो, जैसे मान लीजिए अगर हम बुलेट ट्रेन की बात करें, तो क्या बुलेट ट्रेन कब की आई है? बहुत पहले की आई है ना। जापान में तो बहुत पहले से चल रही है बुलेट ट्रेन, बट अपने इंडिया में अभी ट्रायल फेसेस में चल रही है। अभी क्या कर रही है, ट्रायल फेसेस में चल रही है। यानी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, बट अभी हम उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। अभी हम उसका क्या नहीं कर पा रहे हैं, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया आपका, इनसाइड, आउटसाइड एंड आपका पॉइंट ऑन पीपीसी। तो ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए हमारे। चलिए ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका शिफ्ट ऑफ पीपीसी। आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपका शिफ्ट ऑफ पीपीसी। अब इसमें आपको क्या देखना है, पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा है, कहता है आउटवर्ड अपवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड अपवर्ड। अब ये क्या है कहानी, आइए देखते हैं इसको। चलिए आइए देखते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, शिफ्ट ऑफ पीपीसी एंड मूवमेंट अलोंग ऑफ पीपीसी। देखो, जब आप शिफ्ट ऑफ पीपीसी की बात करते हैं, पहले इसको समझेंगे। तो शिफ्ट ऑफ पीपीसी में होगा क्या कि आपका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो आपका क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। वो आपका क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। ठीक है, इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग फॉर्म में। कैसे, अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाए, अगर क्या हो जाए, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाए, तो सीधी सी बात है प्रोडक्शन ज्यादा होगा या कम होगा, आप मुझे बताओ। अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाए तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा या कम होगा? सर ज्यादा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई नेचुरल क्लैमिलिटी आ गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, तो आपके नेचुरल रिसोर्सेज से आप ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे या कम कर पाएंगे? सर कम कर पाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप नई मशीन लेकर आएंगे तो आपका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो आपका क्या होगा, बाहर की तरफ शिफ्ट होगा, यानी आउटवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा। किसकी तरफ शिफ्ट होगा, बाहर की तरफ शिफ्ट होगा, आउटवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी क्या हो जाए, कम हो जाए, कमजोर हो जाए, तो सीधी सी बात है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपका क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी जैसे मैं इस 10 को P लिख दे रहा हूं और इस 12 को P1 लिख दे रहा हूं और इस 8 को P2 लिख दे रहा हूं। तो यानी अगर टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो हम P से कहां पहुंच जाएंगे, P1 पे पहुंच जाएंगे। और अगर टेक्नोलॉजी क्या हो गई, खराब हो गई, कमजोर हो गई, तो फिर से हम क्या पहुंचेंगे, P1 P से लेकर P2 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब ये है आपका शिफ्ट ऑफ पीपीसी। अब मूवमेंट अलोंग पीपीसी क्या है, मूवमेंट अलोंग में सीधी सी बात है, एक डिक्रीज होगा और दूसरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि आपने को मैंने बताया था कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी फिक्स है, बल्कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी क्या है, चेंजेबल है। यहाँ पे रिसोर्सेस क्या है, चेंजेबल है। ठीक है, रिसोर्सेस क्या है, चेंजेबल। व्हेन देयर इज अ चेंज इन अ रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी, द इंटायर पीपीसी शिफ्ट आइदर आउटवर्ड और इनवर्ड। आउटवर्ड को आप राइट कहेंगे, इनवर्ड को आप क्या कहेंगे, लेफ्ट कहेंगे। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आया ही आया है। ठीक है, चलो जी, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, इनके कॉजेस क्या हैं, आउटवर्ड और इनवर्ड के, आउटवर्ड और इनवर्ड के कॉजेस क्या हैं, देख लीजिए।
आउटवर्ड के कॉजेस क्या हैं? इंक्रीज इन वर्किंग पॉपुलेशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा। इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, आपने उनको ट्रेनिंग दे दिया, आपने उनको अपग्रेड कर दिया तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई। टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस हो जाए, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। अच्छा, इनवर्ड कब होगा? अब इसी को उल्टा कर दो, डिक्रीज इन वर्किंग पॉपुलेशन, डिक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज आपके डिक्लाइन हो जाएं और आपका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो आपकी क्या हो जाए? डाउन हो जाए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमारा है, तो इतनी बातें हमने समझ ली। तो ये थे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट। एक बार हम चलते हैं वहीं पे जहां से हमने शुरुआत की थी। देखो हमारे सारे पॉइंट, सारी चीजें खत्म हो गई हैं। हमने आपको डेफिनीशन पूरी की पूरी एक्सप्लेन कर दी, माइक्रो मैक्रो के बारे में पूरा बता दिया, पॉजिटिव नॉर्मेटिव के बारे में बता दिया, पीपीसी के बारे में बता दिया। अब फटाफट क्या करते हैं? रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट क्या कर लेते हैं? रिवीजन कर लेते हैं। और एक बात याद रखिए, नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर से रिलेटेड पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, या वो कौन कौन से हाईएस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फटाफट देख लीजिए। चलिए, तो एडम स्मिथ ने कौन सी डेफिनेशन दी है वेल्थ की? कब दिया था? 1776 में। मार्शल ने कब कौन सी डेफिनेशन दी है वेलफेयर की? 1890 में। रॉबिन्स ने स्कैरिसिटी की डेफिनेशन दिया है 1932 में। माइक्रो का मतलब इंडिविजुअल और मैक्रो का मतलब इकोनॉमी एज होल। पॉजिटिव का मतलब व्हाट इज और नॉर्मेटिव का मतलब होता है व्हाट शुड बी। ठीक है, व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। और अच्छा, एक पॉइंट रह गया है, सेंट्रल प्रॉब्लम, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम। आइए फटाफट इसको देख लेते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम, तो देखो सेंट्रल प्रॉब्लम बेसिकली किसी भी इकोनॉमी की 3 ही होती है। पहला, क्या बनाएं, दूसरा कैसे बनाएं, और तीसरा किसके लिए बनाएं। ठीक है, क्या बनाए का मतलब क्या होता है कि हमें गुड्स बनाना है या सर्विसेज बनाना है, हमें गुड्स बनाना है या फिर क्या बनाना है? सर्विसेज बनाना है। फिर उसके बाद कैसे बनाना है, हम किस टेक्नोलॉजी के साथ जाना चाहते हैं, क्या हम मशीन टेक्नोलॉजी के साथ जाना चाहते हैं, क्या हम लेबर के साथ जाना चाहते हैं। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि आपको गड्ढा खोदना है, तो गड्ढा बेटा आदमी भी खोदता है और गड्ढा आपका जेसीबी भी खोदता है। दोनों का कॉस्ट अलग है, दोनों का प्रोडक्शन अलग है, दोनों का इफेक्टिवनेस अलग है। तो आपके हिसाब से आप कैसे जाना चाहते हो ये आप डिसाइड करोगे हाउ टू प्रोड्यूस में। और लास्ट है आपका किसके लिए बना है। अब देखो हमारे इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो हमारी इकोनॉमी में ह्यूमंस को, सोसाइटी को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, लो लेवल, मिडिल क्लास लेवल और अपर लेवल। तो जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो किसके लिए बनाया जा रहा है, जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो किसके लिए बनाया जा रहा है, समझ में आ गया? फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आपका ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी है, ये चैप्टर, ये टॉपिक, ये यूनिट यहीं पे क्या होती है आपकी समाप्त होती है। नेक्स्ट मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो इससे रिलेटेड हम आपको एमसीक्यू करवाएंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। और एक बात याद रखिए, जब आप, जैसे क्या होता है ना कि कुछ बच्चे डायरेक्ट एमसीक्यू करना स्टार्ट कर देते हैं, डायरेक्ट पीवाईक्यू स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, अगर आपने पढ़ रखा है तो आप करिए। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हैं, अगर आप 5 साल, 6 साल, 7 साल के गैप के बाद पढ़ रहे हैं, या मैं कहता हूँ एक साल के गैप के बाद भी पढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इसे पहले रिवाइज कर लीजिए। लेक्चर 1, लेक्चर 2 आप पहले पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आप अपना पीवाईक्यू सॉल्व करिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलो आज ये क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप जरूर कमेंट करिए। ख्याल रखिए आप सभी अपना। जय श्री महाकाल। सुनो, सपना बड़ा है तो डर कैसा, रास्ता कठिन है तो रुकना कैसा, आज मेहनत है कल पहचान होगी, तेरी जीत की भी एक कहानी होगी। किताबें खुली तो सवाल हजार, कभी लगा मुश्किल ये संसार, कभी नंबर कम कभी मन उदास, फिर तूने छोड़ी नहीं आस। जो आज समझ नहीं आ रहा कल वही तेरा
हथियार बनेगा। जो आज तुझे मुश्किल लगता है, कल वही तेरा आत्मविश्वास बनेगा। गलती हुई कोई बात नहीं, गिर गए तो हार नहीं। जो गिर कर फिर से खड़ा हो जाए, उससे बड़ी को जीत नहीं। तू कर सकता है बस खुद पर विश्वास रख। तू कर सकता है सीखते चल बढ़ते चल, अपने सपनों के संग चल। अकाउंटिंग गुरु एकेडमी के साथ अपनी मंजिल की ओर चल।